हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अजय कुमार आप सभी का बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बेसिक टू एडवांस केमिस्ट्री क्लास की फर्स्ट वीडियो होगी, जिसमें हम लोग बेसिक लेवल से केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। मतलब 9 से लेकर 10th 12th लेवल तक केमिस्ट्री को देखेंगे। बट आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री की बेसिक वीडियो मतलब बेसिक बातें करेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं 1 से 8 तक सीबीएसई बोर्ड पढ़ के और 9th में ईपी बोर्ड ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन्हें लैंग्वेज में दिक्कत होती है, जिस वजह से साइंस पढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती है। क्योंकि 1 से 8 तक सीबीएसई बोर्ड में रहती है, पैटर्न सीबीएसई बोर्ड रहता है, और 9th में आकर ईपी बोर्ड ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन्हें लैंग्वेज समझने में दिक्कत होती है। इस वजह से हम आज केमिस्ट्री के सिर्फ बेसिक पॉइंट पर बातें करेंगे, और बेसिक पॉइंट अगर आप समझ गए तो एडवांस लेवल मतलब कि बड़े पॉइंटों को समझने में आपको आसानी मिलेगी। तो आज हम आज बातें करते हैं साइंस की साइंस किसे कहते हैं। साइंस किसे कहते हैं, जिसे आप हिंदी में जानते हैं विज्ञान कहा जाता है। यदि विज्ञान का डिफिनेशन देना चाहें या विज्ञान किसे कहते हैं बताना चाहें, तो विज्ञान क्या होता है। विज्ञान और वैज्ञानिकों का ज्ञान जो होता है, वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान के लिए जो वैज्ञानिक का ज्ञान मतलब वैज्ञानिक द्वारा विज्ञान के अंतर्गत जो भी ज्ञान का अध्ययन कराया जाता है, वैज्ञानिक द्वारा विज्ञान के लिए या विज्ञान के अंतर्गत जो भी ज्ञान कराया जाता है या जो भी अध्ययन कराया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। या छोटे क्लासों में आप सिंपल भाषा, ये भी सिंपल डिफिनेशन के तौर पर आप ये भी जानते होंगे, चाहे पढ़े होंगे चाहे सुने होंगे, कि विज्ञान वह है जो सुसंगठित सुव्यवस्थित कर्मबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये एक सिंपल वे में अगर बताया जाए डिफिनेशन तो कहते हैं सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं कर्मबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो सुसंगठित सुव्यवस्थित कर्मबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुसंगठित का मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है, और क्रमबद्ध क्या होता है। सुसंगठित का मतलब अगर बातें करते हैं, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, अगर एक पदार्थ की अवस्था की बात करें, ठोस की, अगर यहाँ पर कोई ठोस पदार्थ है, इसके ये पार्टिकल है, कण है, अणु है, परमाणु है, जो भी कह सकते हैं, और ये कण है, ये जो इनके पार्टिकल है किसके, ठोस अवस्था के, सॉलिड स्टेट के। तो कह रहा है सुव्यवस्थित सुसंगठित, मतलब इसमें इसका जो संगठन है, जो इसकी संरचना है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है, जो निश्चित आकार में है। अगर आप इस प्रेशर देंगे, सॉलिड स्टेट कोई भी वस्तु हो, सॉलिड स्टेट कोई भी वस्तु है, अगर आप उसको प्रेशर देंगे तो वह अपनी स्थिति को चेंज करेगा, बट इतना भी चेंज नहीं कर देगा कि आप उसे देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मार्कर लिए हैं, अगर मार्कर लिए हैं तो सॉलिड स्टेट में, अगर इसे हम दबाएं तो ये दिख रहा है, इसके पार्टिकल दब रहे हैं, बट संपीड़न नहीं हो रहा है, मतलब ये आकार चेंज नहीं कर रहा है। मतलब कि इसके कह सकते हैं कि इसके जो आकार क्या होते हैं, तो सुसंगठित होते हैं, मतलब एक निश्चित संगठन के रूप में होते हैं। सुव्यवस्थित, और देखिए व्यवस्था होती है, इनके जो पार्टिकल होते हैं व्यवस्था के रूप में होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक अणु है, उसके बाद दूसरा अणु है, ये नहीं है कि यहाँ एक अणु है, तीसरा अणु यहाँ आ गया, एक यहाँ चला गया, ऐसा नहीं है। मतलब कि इसके पार्टिकल में भी क्या है, व्यवस्था निश्चित है। और क्रमबद्ध मतलब एक क्रम में, कि पहले हम पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर पदार्थ क्या होता है, फिर स्टेट क्या होता है, फिर इसके बाद आगे मतलब कि इसके जो ज्ञान होते हैं क्रम वाइज होते हैं। ये नहीं कि अब पदार्थ के बारे में जानते नहीं है, अब जाके आप क्या करते हैं, रिएक्शन कराने लगे। पदार्थ क्या होता है अब जानते ही नहीं है, परमाणु क्या होता है जानते ही नहीं है, एलिमेंट क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं जानते ही नहीं है, यौगिक क्या होते हैं जानते ही नहीं है, और डायरेक्ट आप जाकर रिएक्शन कराएंगे तो यह इम्पॉसिबल है, आपको कोई भी बातें समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साइंस कहता है भाई, साइंस कहता है कि इसका जो ज्ञान होता है एक निश्चित क्रम में होता है,
एक क्रमबद्ध होता है कि सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है, फिर उसके बाद क्या जानना जरूरी है, और इससे क्रम आगे बढ़ते जाता है, इससे बातें फिर पूरी बातें समझ में आती है। तो साइंस के डिफिनेशन में हमने बताया कि साइंस के जो होता है, इसमें जो पदार्थ होते हैं इसके सुसंगठन पाए जाते हैं, सुसंगठित पाए जाते हैं, सुव्यवस्थित पाए जाते हैं, एक क्रमबद्ध ज्ञान पाया जाता है। मतलब कि साइंस क्या होता है, सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को साइंस विज्ञान कहते हैं। अगर इसे पार्टीशन किया जाए साइंस का, अगर प्राचीन समय के अकॉर्डिंग अगर इसका पार्टीशन किया जाए, इसको दो पार्ट होते हैं। एक होता है सामाजिक विज्ञान, एक होता है प्राकृतिक विज्ञान। तब सोशियोलॉजी साइंस, एक होता है नेचुरल साइंस। इसको आप मॉडर्न भी बोल सकते हैं, इसको ओल्ड भी बोल सकते हैं, ओल्ड साइंस, मॉडर्न साइंस। तो साइंस को अगर देखा जाए तो साइंस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक सामाजिक विज्ञान और दूसरा प्राकृतिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान क्या होता है, तो सामाजिक विज्ञान, अब सामाजिक शब्द से देख रहे हैं कि इसमें जो भी बातें की जाएगी समाज को देखते हुए, मानव समाज को देखते हुए, इनमें जो भी बातें की जाएगी, जो भी डिस्कस किया जाएगा, मानव समाज को देखते हुए, मानव समाज के अंतर्गत जितनी बातें आएंगी, मानव समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव समाज ने सबसे पहले क्या किया, फिर उसके बाद उनके अंदर इतना विकसित कैसे हुए, ऋषि उसी लेकर, मतलब जो भी बातें अब तक हुई है, पीछे से लेकर, प्राचीन से लेकर अब तक की बातें, उस समाज को लेकर, वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत, प्राकृतिक विज्ञान में प्रकृति में घटने वाली घटना, कि न्यूटन के सर पर सेव कैसे गिरा था, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ से आया था, ये घनत्व तो किसे कहते हैं, जो भी फिजिक्स की बातें हैं, केमिस्ट्री की बातें हैं, बायोलॉजी की बातें हैं, वो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। क्योंकि प्राकृतिक का मतलब होता है, प्राकृतिक विज्ञान का मतलब होता है प्राकृतिक में घटने वाली घटना, और घटने वाली घटना किसके अंतर्गत देखते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत देखते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत देखते हैं। तो इसके भी पार्ट क्या होते हैं, साइंस के दो पार्ट, सामाजिक विज्ञान और एक प्राकृतिक विज्ञान। इसके भी पार्ट हैं, देख लीजिए, इसके पार्ट हैं शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, और भी हैं, चार याद रखिए। इसमें आ जाएगा भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान या रसायन विज्ञान, और ये जीव विज्ञान। यानी कि सामाजिक विज्ञान की पार्टीशन शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, मानव शास्त्र, बहुत से हैं, वाणिज्य शास्त्र इसमें आते हैं। इसमें आएगा प्राकृतिक विज्ञान में क्या आता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। तो इसके दो पार्ट और इसके ये पार्ट हो गए। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट और। अब यदि साइंस को एक और पार्ट के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, इसके तो मैटर के आधार पर हम साइंस को भी बांट सकते हैं, पदार्थ के आधार पर भी साइंस को बांट सकते हैं। इसके दो अवस्था हो सकते हैं, पदार्थ के आधार पर भी हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सजीव पदार्थ, और एक होता है निर्जीव पदार्थ। निर्जीव
पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। अब इसको भी बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे होता है जीव विज्ञान, इसके अंतर्गत है जीव विज्ञान और इसके अंतर्गत व्यवहारिक विज्ञान। यानी कि हमने साइंस के अकॉर्डिंग ही साइंस को दो भागों में बांटा था, एक सामाजिक शास्त्र यानी सामाजिक विज्ञान और दूसरा देखा था प्राकृतिक विज्ञान। अगर मैटर पदार्थ की अवस्था के पदार्थ को लेकर अगर हम साइंस को बांटते हैं तो इसके भी दो टाइप्स हैं, एक सामाजिक, एक सजीव पदार्थ और एक निर्जीव पदार्थ। सजीव पदार्थ में जीव विज्ञान आता है, निर्जीव पदार्थ में व्यवहारिक विज्ञान आता है, और व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत आता है भौतिक विज्ञान और इसके अंतर्गत आता है फिर एक और रसायन विज्ञान। इसके अंतर्गत एक आता है जंतु विज्ञान और एक आता है जंतु विज्ञान और एक आता है वनस्पति विज्ञान। यानी इसके भी दो टाइप, इसके भी दो टाइप। अगर इसके जीव विज्ञान के अगर हम बात करते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो इसके अरस्तु हैं। भौतिक विज्ञान का जानते हैं न्यूटन, बट आधुनिक देखा जाए तो आइंस्टाइन। रसायन विज्ञान लेवाजियर, तो पदार्थ की अवस्था में दो ये और ये दो, मतलब बातें समझ में आ गई। आगे देखते हैं, हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री की बातें करने वाले हैं। तो हमने ये सिर्फ देख लिया कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से होती है, साइंस में कैसे बांटते हैं। तो साइंस में केमिस्ट्री का पार्टीशन कैसे होता है, फिजिक्स कैसे होता है, बायोलॉजी कैसे होता है, मैंने देख लिया। अब बाकी सब वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की बेसिक क्लासेस। अब बातें करते हैं केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, आप बात जानते हैं कि रसायन विज्ञान के अंदर जानते हैं पदार्थ की बातें हम लोग किया जाए, पदार्थ की बातें करते हैं। तो पदार्थ, अगर ये पदार्थ है, मतलब कोई ये मान ले कोई पदार्थ है, ये क्या है, पदार्थ है। तो कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, भार भी होगा, आयतन भी होगा, आकृति भी होगा, आकार भी होगा। ये सब बातें पदार्थ में आपको देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, ये मार्कर है, ये भी एक प्रकार क्या है, पदार्थ है। तो इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, भार भी है और ये स्थान भी रहता है, मतलब कि आयतन भी है। तो अगर केमिस्ट्री का डिफिनेशन देना चाहे पदार्थ को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए, तो रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। यह पदार्थ की गुणों एवं गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग, रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पदार्थ के गुणों एवं गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। आई होप बातें समझ में आ गई होगी। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थ के गुण एवं गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब देखिए रसायन विज्ञान के भी टाइप्स हैं। इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है केमिकल।
फिजिकल केमिस्ट्री एंड केमिकल केमिस्ट्री, ये दो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा इसके अंतर्गत। तो केमिस्ट्री दो तरह है, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिकल केमिस्ट्री कहते हैं, किसे कहते हैं अभी बात करते हैं। फिजिकल में क्या होता है, फिजिकल में तो भौतिकी रसायन, और इसके क्या होता है रसायन, और केमिकल रसायन मतलब क्या होता है रसायन केमिस्ट्री, ये केमिकल रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री और केमिकल केमिस्ट्री। फिजिकल के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, प्रकृति में घटने वाली घटना होती है, इसमें हम किसी पदार्थ की अवस्था को चेंज भी कर सकते हैं और फिर पुनः उस अवस्था में ला भी सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ है तो पदार्थ का, अगर एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करा रहे हैं तो वो एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएगा। तो अगर हम उत्पाद बनता है तो उत्पाद से भी हम वो दो पदार्थ को ला सकते हैं जिस दो पदार्थ को मिलाकर मैंने उत्पाद बनाया था। अर्थात एक ये भी कहा जा सकता है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है इसके अंतर्गत जो भी रिएक्शन होता है उत्क्रमणीय होता है, मतलब कि रिवर्सिबल होता है, वो फिर रिटर्न होके फिर उसी अवस्था में आ सकता है जिस अवस्था से वह दूसरे अवस्था में चेंज हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए, यदि हम हाइड्रोजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो H2O का निर्माण होता है। जब हाइड्रोजन को इसके साथ मिलाया जाता है किसका निर्माण, तो H2O का निर्माण। तो मैंने हाइड्रोजन को मिलाया और ऑक्सीजन को मिलाया तो जल बना। अगर जल को हम हीट कर देंगे तो दो पार्टिकल टूट जाएंगे, यानी ऑक्सीजन का पार्टिकल भी मिल जाएगा और हाइड्रोजन का पार्टिकल भी मिल जाएगा। यानी कि केमिकल रसायन क्या होता है, केमिकल रसायन वो रसायन होता है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, अवस्था आदि का अध्ययन करते हैं। बट जिस अवस्था में अगर कोई पदार्थ पाया जाता है उत्पाद भी उसी अवस्था में पाया जा सकता है। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। जब देख सकते हैं कि 18 पॉइंट हैं जिसको हम क्रमवाइज एक एक करके सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पदार्थ है, दूसरा द्रव्यमान है, भार, आयतन, परमाणु, अणु, तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु कक्षक या कक्ष, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तो आपको पीरियोडिक टेबल समझ में नहीं आएगा कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर क्यों है, हीलियम 2 नंबर पर क्यों है, नाइट्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन मतलब जो भी, ऑक्सीजन कहाँ है, मतलब जो भी तत्व है, सोडियम कहाँ है। यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तब तक आपको बातें समझ में नहीं आएगी कि कौन सा तत्व यहाँ क्यों है और क्यों रखा गया वहाँ पे। 13 नंबर की बात करें, कण किसे कहते हैं, अवयवीय कण किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, ताप किसे कहते हैं, ताप प्रकार कितने होते हैं, और घनत्व किसे कहते हैं। यानी कि आइए इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और एक एक करके हम सभी पॉइंटों को देखते हैं। पदार्थ किसे कहते, पदार्थ का एक उसका दूसरा नाम है द्रव्य। पदार्थ किसे कहते हैं, ये पॉइंट, पदार्थ किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक में हर एक वस्तु पदार्थ है। सिंपल अगर भाषा में कहा जाए तो प्राकृतिक में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं पदार्थ हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि प्राकृतिक में जितनी भी वस्तु उपस्थित है उनमें कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ स्थानीय घेरते होंगे, जिसमें कुछ घनत्व होगा, मतलब एनी वन उसमें सभी बातें देखने को मिलेगी। जो बातें मैंने बताई कि द्रव्यमान, भार, आयतन जो भी हो, ये सब बातें उनमें देखने को मिलेगी। तो इसको देखते हुए, इन बातों को देखते हुए हम पदार्थ का डिफिनेशन दे सकते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ भार होता है और वह स्थान घेरता है। पदार्थ वह होता है जिसमें द्रव्यमान, भार एवं आयतन तीनों पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, ये मार्कर है, मार्कर, तो मार्कर ये एक प्रकार का पदार्थ ही है। तो इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, भार भी होगा और आयतन भी होगा। क्योंकि आयतन कैसे है, अगर इसको हम यहाँ रखें तो देखो यहाँ से इतना, अब देख सकते हैं यहाँ से इतना ये स्थान घेर रहा है, मतलब क्या, इसमें आयतन है तभी तो स्थान घेर रहा है। इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब क्या, द्रव्यमान का मतलब होता है मात्रा, कि वह पदार्थ किस मात्रा से बना है।
उसमें पदार्थ की मात्रा क्या है। तो इसमें कुछ न कुछ लगा होगा, कुछ इसकी मात्रा भी होगी। और भार क्या होता है कि इस मार्कर है जो या कोई भी पदार्थ है उसे पृथ्वी कितनी तेजी से नीचे खींच रही है, वो उसका द्रव्यमान होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो ये एक देख लीजिए, ये मार्कर है और ये डॉक्टर है। अगर इसको हम छोड़ते हैं तो इसमें सबसे तेजी से कौन जाएगा, सबसे तेजी से ये जाएगा, क्योंकि सबसे वजन ज़्यादा इसका है। तो हम इससे आप डिफाइन कर सकते हैं, इससे रिजल्ट निकलता है कि जिस वस्तु का भार ज़्यादा होगा वह पृथ्वी की तरफ, पृथ्वी के साइड, पृथ्वी वह तेजी से गति करेगा। अगर मार्कर को छोड़ते हैं तो देखिए धीमे जा रहा है, और इसको छोड़ दें तेजी, कि जिसमें भार ज़्यादा होता है वो पृथ्वी की तरफ तेजी से आकर्षित होता है। तो पदार्थ का डिफिनेशन मैंने क्या कहा कि वह वस्तु जिसमें लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वह उस वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो तथा कुछ न कुछ आयतन मतलब कि स्थान घेरता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ की अवस्था की बात करें तो पदार्थ की अवस्था तीन तरह की होती है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अगर स्टेट ऑफ मैटर की बात करें, स्टेट ऑफ मैटर, एक होता है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, और गैसेस स्टेट मतलब गैस अवस्था। ये पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। इनके बीच भी आता है कि यहाँ प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा, और इनके अंतर्गत बोस आता है। बस इनको समझ लेते हैं, डिस्कस आगे करेंगे इन बेस, पूरा इनको बढ़िया से डिस्कस अगर करना हो बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, ठोस किसे कहते हैं, लिक्विड किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं, तो आगे देखेंगे। बट फिर भी बता देते हैं छोटे मोटे शब्दों में, सॉलिड, लिक्विड, गैस किसे कहते हैं, स्टेट किसे कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं कि इसमें जो पदार्थ होते हैं, सॉलिड पदार्थ होते हैं, उनकी जो अवस्था होती है, आकृति हो, आयतन हो, दोनों निश्चित होती है। जैसे मैं आप मार्कर देख रहे हैं, सॉलिड स्टेट में पाया जा रहा है, इसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित है। आकृति जिस आकार में बना हुआ, आयतन में निश्चित है कि भाई ये जिस स्थान पर यहाँ रखेंगे तो उतना ही घेरेगा, और यहाँ भी रखें तो उतना ही घेरेगा, मतलब आयतन में निश्चित है। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 लीटर जल ले लिया जाए, तो 1 लीटर जल उसका क्या है, आयतन है। 1 लीटर जल उसका क्या है, आयतन है, बट आकृति नहीं है, क्योंकि हमारे मन पर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 1 लीटर जल एक डब्बे में रख दिया तो डब्बे का आकार ले लिया, फिर 1 लीटर जल किसी बाल्टी में रख दिया तो बाल्टी का आकार ले लिया। मतलब कि लिक्विड स्टेट में जो आकार होता है वह डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है उसका आयतन। इसका मतलब कि लिक्विड स्टेट में आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होती है। गैस स्टेट की बात करें तो गैस में क्या होता है, ना ही इसमें आकृति निश्चित होती है और ना ही आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अब देख सकते हैं, अगर गैस सिलेंडर जो होता है, गैस सिलेंडर, उसमें गैस भरी जाती है, तो अगर उसे कुछ मिनट के लिए खोल दिया जाए तो गैस तुरंत फैल जाएगा। तो उसके अणु न दिखेंगे और उसका कोई निश्चित एरिया नहीं होगा कि यहीं तक फैलेगा, कहीं भी जा सकता है। मतलब उसकी आकृति निश्चित नहीं है, आयतन भी निश्चित नहीं है। ये हो गया गैस स्टेट। प्लाज्मा क्या होता है, ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट के बीच की अवस्था होती है। वह अवस्था होती है जिसमें अगर थोड़ा सा हीट किया जाए तो लिक्विड हो जाएगा और थोड़ा सा ठंडा किया जाए तो सॉलिड हो जाएगा। वो अवस्था प्लाज्मा होती है। बोस क्या होती है, बोस भी वह अवस्था होती है जो लिक्विड और गैस के बीच की अवस्था होती है, कि अगर थोड़ा सा हीट किया जाए तो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा, और थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए, मतलब ठंडा किया जाए तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो ये है पदार्थ की 3 अवस्था। द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान, मास। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो कोई भी पदार्थ
जिस मात्रा से मिलकर बना होता है, जिस मात्रा से मिलकर बना होता है वह मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। यानी कि द्रव्यमान किसे कहते हैं कि पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा से मिलकर बना हुआ है। तो आप सिंपल भाषा में समझिए कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भार किसे कहते हैं। वेग। तो भार जो होता है किसी वस्तु को पृथ्वी कितनी तेजी से खींच रही है, और या कोई वस्तु पृथ्वी की ओर कितनी तेजी से गिर रहा है, वह गुरुत्वीय बल उस वस्तु का भार कहलाता है। नोट डाउन करना है तो नोट कर लीजिए, भार क्या होता है, किसी वस्तु को पृथ्वी जितनी गुरुत्व बल से खींचती है उससे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। अब दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो द्रव्यमान जो होता है हमेशा निश्चित होता है, लेकिन भार निश्चित नहीं होता है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, देख लीजिए आप। द्रव्यमान जो होता है निश्चित, इसलिए मैंने बोला कि इसमें जो मात्रा होती है, मात्रा, ये द्रव्यमान क्या बताता है, मात्रा बताता है। अगर इस मार्कर की बात करें तो मार्कर में कुछ ना, इसमें प्लास्टिक लगा है, इंक लगा है, जो भी हो, तो इसकी मात्रा से मिलकर बना हुआ है, तो मात्रा मतलब इसकी निश्चित है। लेकिन भार हम निश्चित क्यों नहीं करें, क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि भार गुरुत्वीय बल पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इस जगह पे हैं तो इस मार्कर को अगर नीचे के साइड गिराते हैं पृथ्वी की तरफ, तो पृथ्वी का इस पर गुरुत्व बल इस जगह पे कुछ और लगेगा, और इसी गुरुत्व बल को अगर चेंज कर दिया जाए, इसमें पहाड़ी इलाके में चला जाए तो पहाड़ी इलाकों में उसका गुरुत्व बल चेंज हो जाता है। या आपने सुना होगा चंद्रमा पर पृथ्वी के अकॉर्डिंग, चंद्रमा पर अगर कंपेयर में देखा जाए तो चंद्रमा पर 1/6 का गुरुत्व बल लगता है। मतलब आप एक बार डालेंगे तो 6 बार आगे जाएगा, इतना दूरी होगी ज्यादा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भार हमेशा अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, लेकिन द्रव्यमान निश्चित होता है, क्योंकि द्रव्यमान मात्रा को बताता है और भार गुरुत्व को बताता है। तो गुरुत्व का स्थान चेंज करने के बाद भार चेंज हो जाता है। वो रही सबसे मेन पॉइंट, यही डिफरेंस इसमें है कि द्रव्यमान की मात्रा निश्चित होती है और ये हमेशा निश्चित होता है, और भार निश्चित नहीं होता है क्योंकि गुरुत्व बल पर डिपेंड करता है। तो गुरुत्व बल समय के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, प्लेस को चेंज करो तो गुरुत्व बल भी चेंज हो जाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आयतन। आयतन किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं। तो आयतन डिफिनेशन लिखना है, देखिए आयतन किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं, या किसी पदार्थ द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं। देख लीजिए मार्कर है, यहाँ मार्कर है, यहाँ से इतना स्थान घेर रहा है, देखने को देखो ये इतना स्थान घेर रहा है, इस मार्कर का आयतन कितना होगा, ये इतना स्थान घेर रहा था, इतना आयतन हो गया। तो आयतन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परमाणु। देखिए परमाणु दो डिफिनेशन हो सकते हैं। एक डाल्टन के साथ, प्राचीन डाल्टन नाम वैज्ञानिक प्राचीन के समय में परमाणु का डिफिनेशन दिए थे कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो विभाज्य नहीं हो सकता, जिसे बांटा नहीं जा सकता। ये डाल्टन के अकॉर्डिंग था। लेकिन बाद में टॉमसन और रदरफोर्ड के प्रयोग के अकॉर्डिंग देखा गया, जब उन्होंने प्रयोग किया बाद में चल के डाल्टन के बाद, तो उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है ये विभाज्य कण होता है, इसे बांटा जा सकता है। डाल्टन ने बताया कि परमाणु विभाज्य नहीं होता है, परमाणु को बांट नहीं सकते। लेकिन फिर बाद में आगे चल के बातें पता चली कि जो परमाणु होता है ये भी विभाज्य होता है।
सूक्ष्मतम कण होता है, बट इससे भी सूक्ष्मतम कण होते हैं, क्योंकि इसके भी विभाज्य कण होते हैं, और इसके विभाज्य कण मुख्य रूप से 3 होते हैं। ऐसे तो इसके विभाज्य कण लगभग 30 तक है, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। ये 3 मुख्य कण होते हैं किसके? परमाणु के। तो परमाणु का डिफिनेशन दिया जाए तो क्या दे सकते हैं? तो परमाणु वह कण होता है जो विभाज्य होता है और वह अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु वह पदार्थ, परमाणु वह पार्टिकल होता है, वह कण होता है जो विभाज्य होता है और अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेता है। तो इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये आगे बात करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पॉइंट नोट किए हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं। तो परमाणु समझ में आ गई बात, परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु एक विभाज्य कण होता है जिसे हम बांट सकते हैं। इनके तीन मुख्य कण होते हैं, ऐसे तो बहुत से कण होते हैं। पॉजिट्रॉन, एलिमेंट किसे कहते हैं? तो तत्व किसे कहते हैं? पदार्थ, वह शुद्ध परमाणु, वह शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, वह शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, यह हुआ तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं? वह शुद्ध पदार्थ जो सिर्फ एक परमाणु से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। मॉलिक्यूल, अणु किसे कहते हैं? तो अणु वह पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। लेकिन परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन अप्लाई होता है। कंडीशन क्या? जो परमाणु होते हैं, परमाणु वह एक प्रकार के भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं। तत्व में मैंने कहा कि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो उसे हम तत्व कहते हैं। लेकिन अणु में क्या होता है? परमाणु एक से अधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक, यानी एक से अधिक होते हैं, लेकिन एक प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर Cl की बात करें, Cl2 एक प्रकार का है, N2 एक प्रकार के हैं, H2 एक प्रकार के हैं। मतलब कि अणु किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को मिलने से अणु का निर्माण होता है, और जो परमाणु मिलते हैं वो या तो एक प्रकार के भी हो सकते हैं या अलग अलग भी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको ई से इंडिकेट किया जाता है, इसको पी से और इसको एन से। इसमें परमाणु की बात करते हैं, परमाणु कैसे बनता है, परमाणु का निर्माण कैसे होता है, इसे पार्टिकल, इसे गति कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, ये बातें करते हैं। परमाणु का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये है परमाणु। मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु, सोडियम परमाणु मान लेते हैं, क्या Na, सोडियम परमाणु। तो आप देख रहे हैं कि ये परमाणु का क्या है? स्ट्रक्चर। ऐसे ही परमाणु होते हैं। इस परमाणु की जो नाभिक पार्ट है, क्या है? नाभिक है। हम जितनी बातें कह रहे हैं उन्हीं बातों को सिर्फ अब ध्यान से समझिएगा। एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो ये भी बातें नहीं समझ में आएगी। हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए,
जब आपके बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे, बेसिक बातें समझ में आ जाएगी, तो इसके रिलेटेड आपको एडवांस लेवल की बातें बताएंगे। पहले आप बेसिक को समझने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। तो हमने बताया क्या है, परमाणु स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना है, परमाणु संरचना क्या है, ये परमाणु संरचना है। यहां पर इसे हम क्या कहते हैं, नाभिक है ये, नाभिक। और इस नाभिक के अंतर्गत हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। यानी कि जो प्रोटॉन होता है, ये न्यूट्रॉन होता है, कहाँ पाया जाता है, परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। कोई भी तत्व तो होगा, कोई भी परमाणु होंगे, तो उसमें जो प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, हमेशा नाभिक में पाया जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक कक्ष में गति करते रहते हैं। ये ऐसे गति करते रहते हैं। ये परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सिर्फ आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये बातें बेसिक लेवल की बातें आगे करेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर को समझिए क्या होता है, प्रोटॉन होता क्या है और क्या नहीं होता है। तो हमने बात किया कि प्रोटॉन में, परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक के अंतर्गत दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। और नाभिक के ये कक्ष है, ये बाहर के कक्ष है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। यानी कि नाभिक का चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये रहे परमाणु की स्ट्रक्चर, जिसके नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और नाभिक के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। अब ये बातें डिपेंड करती है कि इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या सब तत्व की समान होगी, सब परमाणु की समान होगी कि अलग अलग होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन अपने मन की गति करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी हम लोग बात जानना जरूरी है। ये नहीं यहाँ पर 2 करने लगे, यहाँ 10 करने लगे, 20 करने लगे, ये भी बात गलत है। तो हम इन सब बात को आगे समझेंगे एक स्टेप वाइज बढ़िया से। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो आपको उस टाइम बातें समझ में आएगी कि जो परमाणु का एक कक्ष है, इसे हमें कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया इसमें निगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, और उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये एक पदार्थ हुआ, एक ये पदार्थ हुआ। जब दोनों पदार्थ को आपस में घर्षण कराया जाता है, रगड़ा जाता है, कुछ भी क्या रगड़ा जाए, घर्षण कराया जाए, तो आवेश उत्पन्न होते हैं। आवेश उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। आवेश उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन ही होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है, और नाभिक को गति कराने के लिए मतलब इस परमाणु को नष्ट करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन, जब हम दो परमाणुओं को गति कराते हैं, घर्षण कराते हैं, या दो पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक परमाणु से दूसरे परमाणु में चले जाते हैं। जैसे में देखिए, ये मैंने एक परमाणु ले लिया, और ये एक मैंने परमाणु ले लिया, ठीक। इस परमाणु का नाम है Cl, इस परमाणु का नाम है Na, क्लोरीन सोडियम। जब मैंने दोनों का आपस में घर्षण कराया, रगड़ा, तो रगड़ा तो देखने को यह मिला कि इसके इलेक्ट्रॉन दोनों कंपन करने, गति करने लगे रगड़ने पर। तो देखने को यह मिला कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। तो यहां पर पॉइंट याद करने वाली है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है,
और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बताइए कैसे। दो व्यक्ति हैं, राम या श्याम, राम और श्याम दो व्यक्ति। राम है जो 2 रुपए श्याम को देता है, तो राम ने श्याम को दिया, राम पर 2 रुपए लेने का हक है किससे? श्याम से। यानी कि उसके चार्ज बढ़ गए, वो प्लस में हो गया। यदि दोनों के पास 10-10 रुपए हैं, राम और श्याम के पास 10-10 रुपए हैं, राम ने 2 रुपए श्याम को दे दिया, तो श्याम के पास 12 रुपए तो हुए, बट श्याम 2 रुपए ऋण में है, क्योंकि राम को देना है, क्योंकि राम से 2 रुपए लिया है। तो जो लेता है वो ऋण में रहता है और जो देता है वो प्लस में होता है। ये तो आप जानते हैं बात। जो लेगा वो क्या होगा? ऋण में होगा, उसकी चुकता करना है, ब्याज के साथ चुकता करना है। सेम वही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो निगेटिव होता है। अब इन्हीं बातों पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सीखेंगे। कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन ले रहा है, कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं। अगर इन बातों को समझ लेंगे तो हमें पीरियोडिक टेबल समझने में आसान हो जाएगी, बातें साफ साफ झलकने लगेगी, समझ में आएंगी। तो परमाणु का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, ये सब बातें समझ में आएंगी। बेसिक बातें सिर्फ जितना बताया उतना रखिए, इससे अलावा भी बात और मिलेगी। लेकिन हमने कमजोर स्टूडेंट को देखते हुए यूट्यूब चैनल को शुरू किया है। इस वजह से कुछ भी पॉइंट हो, एक छोटे छोटे भी पॉइंट जो होंगे उसको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। सब पॉइंट को पढ़ाते हुए, टच करते हुए बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। इससे आप सब्र करिए, बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। एक बार नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख के समझिए। तो ये बातें कर रहे थे। अब ये ध्यान दीजिए, परमाणु जो है, परमाणु का कुछ ना कुछ भार तो होगा ही। क्योंकि मैंने पदार्थ में डिफिनेशन भी दिया, पदार्थ में डिफिनेशन दिया कि द्रव्यमान, भार, आयतन होते हैं। तो इसमें कुछ ना कुछ भार होगा। तो भार क्या होगा? तो भाई यही 3 पार्टिकल है, इन्हीं 3 पार्टिकल का भार ना उस परमाणु भार का आएगा टोटल। अगर परमाणु को भार का डिफिनेशन, परमाणु को भार निकालना पड़े, परमाणु का भार तो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, काम खत्म। तो इन्हीं सब का ना योग परमाणु का भार होगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और द्रव्यमान, नहीं इलेक्ट्रॉन छोटा, सॉरी न्यूट्रॉन, अगर इनके चार्ज की बात करें, चार्ज कौन सा होता है, मास की बात करें और वेट की बात करें, ये नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाला है। इस पे जो चार्ज होता है निगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। इसका होता है 1.67 × 10⁻27, इसका होता है 1.6 × 10⁻27। अब इस पर चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, आवेश कितना होता है, तो होता है आवेश 1.6 × 10⁻19 प्लस 1.6 × 10⁻19, और इसमें तो आप क्या होता है 0 होता है। तो बातें नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन तो चार्ज निगेटिव, प्रोटॉन तो चार्ज पॉजिटिव, इसमें निगेटिव 0। तो मास 9.1 × 10⁻31, 1.6 × 10⁻27, 1.67 × 10⁻27, और चार्ज निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज 0। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें हम देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन सा भारी है। इसमें सबसे भारी ये है कि ये बता सकते हैं देख के। बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि ये भारी है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक दिखाएगा। नहीं भाई, कैसे मान ले कि इलेक्ट्रॉन भारी है और कैसे मान ले कि प्रोटॉन भारी है कोई आइडिया? हाँ आइडिया है।
-2 बड़ा होता है कि -1 बड़ा होता है, ये पहले बताइए। कोई कहेगा कि ये बड़ा होता है, कोई कहेगा ये बड़ा, लेकिन होता बड़ा कौन सा है? -1। ऐसा क्यों? जो निगेटिव में संख्या होती है, जितनी बड़ी निगेटिव में संख्या होती है वो उतनी छोटी होती है। बात समझ नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल तौर पर, अगर ये -1 है और ये -2 है, तो प्लस में जाने के लिए सबसे पहले कौन जाएगा? भाई यही तो जाएगा सबसे पहले। अगर ये रेखा देखा जाए, यहाँ पर 0 है, यहाँ -1 है, -2 है, और ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर एक राम है और यहाँ पर श्याम है। इसको कहा जा रहा है कि यहाँ पर जाने के लिए 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, या समय नहीं छोड़ो, समय छोड़ो। अगर पूछा जाए कि राम पहले जाएगा कि श्याम पहले जाएगा, तो आप जाहिर जवाब देंगे कि श्याम जो है पहले जाएगा, राम बाद में। ये राम है और ये श्याम। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है, प्लस नेगेटिव में दूर है और ये नेगेटिव में नजदीक है। ये प्लस से नजदीक है, प्लस से दूर है। तो इससे आपको बात समझ में आएगी कि जो नेगेटिव में संख्या बड़ी होती है उसका मान हमेशा छोटा होता है, और जो नेगेटिव में संख्या छोटी होती है उसका मान बड़ा होता है। क्योंकि जो नेगेटिव में संख्या छोटी होगी उसे प्लस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जो नेगेटिव में संख्या बड़ी होगी उसे प्लस होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर -31 है, इसका मतलब इसका जो भार है इससे कम है, प्रोटॉन से कम है, क्योंकि -31 है, ये -27 है। तो सब इसको प्लस में जाने में प्लस में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इसको ज़्यादा टाइम लगेगा प्लस में जाने में। मतलब कि जो संख्या माइनस में बड़ी होगी उसका मान छोटा होता है, और जो संख्या माइनस में छोटी होती है उसका मान बड़ा होता है। आगे बात समझो, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब एक और बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन, जिसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम्मिलित रूप को न्यूक्लियन बोलते हैं। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।